हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 1 नवंबर से कोई नया सब्जेक्ट लेकर के आने वाले हैं। तो ज्योग्राफी की क्लास मैंने बोला था कि आपको स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से। तो आज से आप लोग की ज्योग्राफी की क्लास देने के लिए आपका हाजिर हो चुके हैं। तो आज बीएससीबी क्लास 10th का सबसे पहले जो भारत संसाधन है आप लोगों का, उसको स्टार्ट में करने जा रहा हूं। उसका जो हम लोग भूगोल की पुस्तक है हम लोगों का, उस भूगोल की पुस्तक में हम लोग को पढ़ना है कि आखिरकार उस पुस्तक में ऐसा क्या है कि जो एक बात हमसे याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ वो आपके सिलेबस के लिए नहीं पढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में दिया गया है वो हर एग्जाम, इवन अगर मैं यूपीएससी ऑल ओवर इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है, वो टॉप मोस्ट एग्जाम में एक सेक्टर दे दिया गया स्पेशली वो चैप्टर पढ़ने के लिए, पुस्तक को पढ़ने के लिए स्पेशली वो पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पुस्तक, इसीलिए आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ना भी चाहिए। और जो आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर है संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग, तो उसके लिए भी एक स्पेशल टॉपिक दे दिएगा उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग कृपया ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो भूगोल हम लोग क्या पढ़ना था, भूगोल स्टार्ट करना था। तो हम लोग जब भूगोल पढ़ने वाले थे तो भूगोल में आज हम लोग को स्टार्ट करना है बीएससीबी क्लास 10th का फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें से आपके पुस्तक के अनुसार से उसका नाम क्या है फर्स्ट नंबर चैप्टर का, अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। वही जो केंद्र सरकार की पुस्तक है उसमें सीधा के सीधा उसमें नाम दे दिया गया, उसमें क्या, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। आप लोग जो एनसीईआरटी सुनते होइएगा, उस एनसीईआरटी की पुस्तक में इसका नाम है संसाधन एवं विकास, और आप लोगों को जो बीएससीबी का पुस्तक है उसमें इसका नाम क्या है, संसाधन एवं उपयोग। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। जब बिहार स्तर के, राज्य स्तर की पुस्तक था, राज्य स्तर में थोड़ा सा राज्य स्तर के लिए में पढ़ना है, ये केंद्रीय स्तर का है, इसमें सबों के समावेशन के लिए रखा गया है। सब जितने भी भारत में राज्य है सबको एक साथ लेकर के चला गया है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये एनसीईआरटी का नाम है और ये आपका हो गया किसका नाम, तो बीएससीबी का बुक का नाम हो गया। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग, या देखें तो संसाधन एवं विकास, दोनों बताइए बरोबर। अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि इसके अंतर्गत क्या पढ़ना होगा और हमको आज क्या क्या चीज खत्म करना है। ठीक है, उसको भी हम लोग को देखना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय फर्स्ट, संसाधन। नॉर्मल अगर देखें तो इस चैप्टर का नाम हम क्या दे सकते हैं, संसाधन। एक वर्ड है हमारे पास संसाधन। आप लोगों के दिमाग में आता होगा सवाल कि सर संसाधन का मतलब क्या होता है, हमको ही समझाइए। व्हाट इज रिसोर्सेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। तो आखिरकार संसाधन का मतलब क्या होता है, अगर इस वर्ड को तोड़ेंगे भी ना तो हमारे पास कौन सा वर्ड मिलेगा। चलिए वही डायलॉग लगाइए, हमारे पास सन प्लस साधन। इसको अपने आप से समझिए। इस संघ को क्या समझेंगे, स्वयं। मतलब इस संघ को समझना क्या है, स्वयं। और साधन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो हमारे लिए जो साधन है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो चीज जरूरी है, ये जो तरीके हैं, आप बोल सकते हैं तरीके। तो सर इससे आप हमको समझना क्या है, तो इससे आपको यह समझना है हमारे मानवीय दैनिक क्रियाओं के, हमारे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वो सारी की सारी चीजें जिनका उपयोग हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में करते हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। देखो इसका परिभाषा भी गजब का है, याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछता है।
मतलब मानव स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन चीजों का प्रयोग करता है वही हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे मैं एक बात बताइए कि आप लोग सुबह उठते हैं, आप लोग सुबह उठे, सुबह उठने के समय जब सबसे पहले मान लीजिए बेड पर सोए हुए हैं, बेड पर सोए हुए आपका दिमाग सबसे पहले क्या होता है, जब ये आंख खुलता है तो आपका सर कहां है, तकिए पे है। आपका सर तकिया पे अपना तकिया उपयोग किया, वो हो गया आपका संसाधन हो गया आपका। अब क्या किया, तकिया पर से उठे, अब बेड पर बैठे हुए, बेड आपका क्या हो गया, बेड का आपने उपयोग किया था, बेड आपका क्या हो गया, संसाधन हो गया। फिर मजाली से बाहर निकले, मजाली का आपने उपयोग किया था, मजाली आपका संसाधन हो गया। फिर आप बाहर निकले घर से बाहर, रूम का उपयोग किया तो रूम आपका संसाधन हो गया। फिर नीचे निकले, सुबह सुबह कहां जाओगे भाई, बाथरूम ही नहीं जाओगे, बाथरूम का उपयोग किया, बाथरूम आपका क्या हो गया, संसाधन हो गया। फिर बाहर निकले काजी का पानी का उपयोग करोगे, पानी आपका संसाधन हो गया। आप लोग पेस्ट का उपयोग करोगे, ब्रश का उपयोग करोगे, जीभिया का उपयोग करोगे, वो क्या हो गया, संसाधन हो गया। जल का उपयोग करोगे, जल क्या होगा, संसाधन होगा। मतलब मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, दुनिया की वो सारी की सारी वस्तुएं जिनका आप उपयोग कर रहे हो वो सारा का सारा संसाधन है। इवन अभी अभी जो आपके हाथ में फोन है, फोन भी आपका संसाधन है। अगर जब फोन नहीं होता तो आज आप क्लास नहीं कर रहे होते, ये आपका संसाधन है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। आपके पुस्तक में शायद चौथा या पांचवा पैराग्राफ में लिखा भी पड़ा है कि जिम्मरमैन नामक एक वैज्ञानिक आया था, एक खगोलविद आए थे, उन्होंने यह बात कही थी कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। याद रखिएगा। वैसे नोट में डाल के मैं सारे के सारे पॉइंट लिखाऊंगा जो एमबी भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सारे टॉपिक पढ़ने के बाद मैं नोट में लिखा दूंगा, ठीक, चैप्टर बाय चैप्टर। तो संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। कहने का मतलब समझिए कि दुनिया में इतने सारे संसाधन हैं, लेकिन जिनका उपयोग हम करते हैं वही हमारे लिए संसाधन है, अन्यथा वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। जो उसका उपयोग करता है वह उसके लिए संसाधन होगा, ठीक है। आइए हम इसका परिभाषा लिखते हैं और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं कि यह कैसे है। संसाधन ना चलिए, संसाधन लिखिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यह हमारा परिभाषा है संसाधन का, और दुनिया में इससे बेस्ट परिभाषा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सीधी सी बात समझिए, इसमें उपस्थित जितने भी बेस्ट वर्ड आ सकते थे उसमें सारे के सारे वर्ड इसमें इंक्लूड हो गया। इससे बेस्ट परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके सारे के सारे अर्थ इसमें निहित है। आइए इसको समझते हैं। पहले इसमें लिखा हुआ है,
हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, कहने का मतलब क्या हम निकाले कि मतलब हमारे वायुमंडल में, ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहला हम इस समझते हैं कि हमारा जो हम जहां पे जिंदा रहते हैं वो मंडल बन करके तैयार कैसे हुआ, उसको समझना जरूरी है, जिसको हम जीव मंडल कहते हैं। देखिए एक होता है वायुमंडल, एक हमारा क्या हो गया वायुमंडल, दूसरा हमारा एक और हम इसमें से बनाए क्या हमारा, ये हमारा हो गया स्थल मंडल, स्थल मंडल, और एक इसमें से हम बनाए तो कौन सा, जल मंडल। सबसे पहला भाग हमने बनाया वायुमंडल, दूसरा स्थल मंडल, तीसरा जल मंडल। अब इसमें से गौर से देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा वायुमंडल से भी आया है, स्थल मंडल से भी आया है, जल मंडल से भी आया है। अब ये जब तीनों के तीनों मंडलों से मिलाकर के एक विशेष प्रकार का मंडल बनता है जिसका नाम दिया जाता है जीव मंडल, जिसका नाम क्या दिया जाता है, जीव मंडल, बायोस्फीयर, सॉरी हाँ बायोस्फीयर। ये जो जीव मंडल है हमारे पास, यही एक ऐसा मंडल है जिसमें जीवन संभव है। अगर ये जीव मंडल ना हो तो जीवन संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, एक बात बताइए, पूरे के पूरे इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ स्थल ही रहता तो क्या जीवन संभव था, नहीं। सिर्फ और सिर्फ मिट्टी ही रहता, ना हवा रहता ना पानी रहता, वायुमंडल नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, तब भी क्या जीवन संभव था, नहीं। सिर्फ मिट्टी रहे तो नहीं संभव है। अब अगर वायुमंडल ही सिर्फ है, ना तो स्थल है ना ही जल है, ये दोनों नहीं है, तब भी हमारा जीवन संभव नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जल मंडल है, जल है, स्थल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तब भी जीवन संभव है, नहीं। इसमें से दो को चीज ले लीजिए और कुछ गैप कर दिया, तब भी जीवन संभव नहीं। अगर स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, तब भी जीवन संभव नहीं है। अगर वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल नहीं है, तब भी जीवन संभव नहीं है। अगर वायुमंडल, जल मंडल है, स्थल मंडल नहीं है, तब भी जीवन संभव नहीं है। कहने का मतलब हम क्या निकाल रहे थे कि एक ऐसा मंडल है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल मिल करके तब एक जीव मंडल का निर्माण किया। और इसी जीव मंडल में आप जितने भी चीज देखते हैं, जिंदा आप देखते हैं, वो सारा का सारा चीज में निहित है। दुनिया की प्रत्येक जीव जंतु सब इसी जीव मंडल में रहते हैं, क्योंकि सबको जिंदा रहने के लिए वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर इसकी क्या जरूरत है, मैं यही समझा रहा था। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। अब हमारी आवश्यकताओं में पर्यावरण में उपस्थित मतलब इस जीव मंडल में उपस्थित प्रत्येक सारी की सारी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या करती है, मदद करती है। तो यहां पर हमारी आवश्यकताओं के पूरा करने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, या उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब इसको समझिए कि जिसको बनाने के लिए क्या उपलब्ध हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब दुनिया में सारी की सारी वस्तु तो उपलब्ध है, लेकिन जरा सोच कर देखिए, आज से 250 या 300 साल पहले, मतलब उससे पहले क्या पेट्रोल डीजल कोई पूछता था, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनके पास मोटर कार था ही नहीं, मोटर गाड़ी थे ही नहीं, ना तो ये इंजन से चालित मतलब इंजन से चालित वाले मशीन नहीं थे, ना ये सब थे, ना डीजल और पेट्रोल का डिमांड था। आज ये खोज लिए गए, तब जाकर के हमारे पास क्या हुआ, आज डीजल और पेट्रोल का हमको उपयोग करना सीखे। समझ में आ रही बात, मतलब क्या निकाले कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां से निकालने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। और जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो क्या हम तेल निकाल सकते थे, पेट्रोल निकाल सकते थे, डीजल निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। इसीलिए मैं आपको बताया कि प्रयुक्त की जा सकती है हमारी आवश्यकताओं के लिए, और जिसको बनाने के लिए कि मतलब पेट्रोल को निकालने के लिए, हमारे धरती के अंदर से निकालने के लिए, उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। अब सोच लीजिए कि आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब क्या होता है। वो एक बात बताइए कि हम लोग बहुत ग्रह पे चले गए, मंगल ग्रह पे पहुंच गए, सोचिए कभी पता चल गया साइंटिस्ट को ना कि फलाना ग्रह पर कि हाँ कि मतलब हीरा की बरसात होती है,
हीरा बहुत मतलब मात्रा में गिरता है, तो हीरा तो बहुत महंगा वस्तु है भाई, महंगा पदार्थ है कि नहीं महंगा पदार्थ है, जरूरतें भी है उसकी, हमारे पास आवश्यकता भी है, प्रौद्योगिकी भी है। कहने का मतलब हम यहां से जरूर यान भेज करके वहां से ला सकते हैं, तो प्रौद्योगिकी भी तो उपलब्ध है, तभी तो हमको पता चला कि वहां पे बरसात हो रही है, तो हीरो की बरसात हो रही है, तो प्रौद्योगिकी तो है। लेकिन जरा एक बात बताइए, आर्थिक रूप से जब तक वो हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा तो क्या हम उसको ला पाएंगे? नहीं। अगर यहां पर हीरा मिलता है, उसको मान लीजिए कि हम 1 करोड़ रुपया मिलता है, कितना में? 1 करोड़ में मिल रहा है, तो 1 करोड़ में मिला है, तो क्या यहां पर 1 करोड़ में है, तो हम जिन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उस मंडल से मतलब उस मतलब क्या कहते हैं उस ग्राहक से मंगाएंगे, तो क्या उसका दाम 1 ही करोड़ रहेगा? नहीं। मेरे कहने का मतलब कि वहां से जो हम माल को इंपोर्ट करके लाएंगे दूसरे ग्रोह से, तो उसका दाम कुछ और होगा। तो आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? हमारे पास संभाव्य भी होना चाहिए। हम आर्थिक रूप से अगर उस चीज का उपयोग करने लायक नहीं है, तब भी हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए संसाधन तो ही होगा, हम तो उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे। प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए संसाधन है, प्रयोग नहीं किया संसाधन नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, सांस्कृतिक रूप का मतलब कहां हुआ यहां पर, समझिए सर। नॉर्मल देखते हैं कि लोग एक मांसाहारी होते एक शाकाहारी होते हैं। एक बात मैं बता रहा हूं कि जरा सा सोच करके देखिए कि मतलब जो मांस खाने वाले व्यक्ति है वो तो बकरी उकरी मार उकर खा लेते हैं, मांस खाने वाले मांस खा लेते हैं, लेकिन क्या शाकाहारी व्यक्ति खाते? नहीं खाते। तो क्या वह उनके लिए संसाधन हो सकता है मांस? कभी संभव नहीं है। तो हमने जिन चीजों का प्रयोग किया वह सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, उनके लिए आर्थिक स्थिति भी सही होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी जाकर के हमारे लिए वो क्या है? संसाधन है। अन्यथा वह संसाधन नहीं है, अन्यथा वह संसाधन नहीं है। अगर एक नहीं तो नट से लगे, मैं सीधे सीधे पिक्चर में अगर समझाऊं तो मैं कैसे समझा सकता हूं? ध्यान दीजिए, ये जो हमारा संसाधन है, सबसे पहले तो संसाधन हमारे लिए क्या होना चाहिए कि हम उसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारी जरूरतें की होनी चाहिए। तो हमारे पास जरूरतें होनी चाहिए। अब जरूरतें हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? आर्थिक स्थिति सही होनी चाहिए, आर्थिक संभाव्य होना चाहिए। आर्थिक रूप से अगर हम उसका उपयोग करने लायक नहीं है, तब भी हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। तीसरा अगर हम देखें तो हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये प्रौद्योगिकी नहीं है उपलब्ध तो हम इसका उपयोग ही नहीं कर सकते। अब इसके बाद चौथा अगर कंडीशन देखें तो हमारे पास सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से मान्य। अगर ये चारों के चारों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? उसको संसाधन कहेंगे। एक बार फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। हमारे पर्यावरण मतलब हमारे जीवमंडल में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जरूरतें हैं और उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, मतलब मेरे पास कैपेसिटी हो कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे में कार, क्या हम कार खरीद सकते हैं? नहीं, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है। अगर मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कार खरीदने का तो हमारे लिए संसाधन नहीं है वो। हाँ, जिन जो प्रयोग करेंगे उनके लिए संसाधन है। हवाई जहाज हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। वो हमारे लिए संसाधन कहलाएगा? कैसे कहला सकता है? वो हमारे लिए संसाधन नहीं। जिन्होंने उसका प्रयोग किया वो उसके लिए संसाधन है। मतलब आपके लिए आपने जिन चीजों का प्रयोग किया वही आपके लिए संसाधन है। समझ में आ रही बात? आपकी जरूरतें जिन चीजों से पूरा हो रही है वही आपका संसाधन है। और चौथा हमारे पास कंडीशन है और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। बहुत सारे धर्मों में कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनका उपयोग करना सीधा वर्जित कहलाता है। अगर वो उस चीज का प्रयोग करते हैं तो अपने धर्म का अवहेलना कर रहे हैं। तो उन चीजों में भी क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ अंतर रहता है। तो वैसी जगह पर भी संसाधन में अंतर आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया हमारा संसाधन का परिभाषा। अब इसके 2 पॉइंट है संसाधन से संबंधित, उसको लिखते हैं और पुनः इस बात को समझेंगे आज। फिर प्रौद्योगिकी आएगा, उसको फिर से समझना है हम लोग एक कंडीशन के ऊपर। चलिए
चलिए इसका पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में स्थित है, निहित है, अंतर संबंध में निहित है। यह हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। सेकेंड नंबर पॉइंट, मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यह हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं कि फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कहता है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या होता है। पहला नंबर पॉइंट में हमने लिखा क्या, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में निहित है। कहने का मतलब मैं ये समझा रहा हूं इस पॉइंट के अंतर्गत कि जब तक हमारे पास तीन चीजें प्रक्रिया, रूपांतरण की प्रक्रिया में तीन चीजें, पहला प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्था, जब तक ये तीनों के तीनों चीज नहीं आएंगे तब तक वो संसाधन बन करके तैयार नहीं हो सकता। संभव ही नहीं कि हम उसका उपयोग कर ले। समझ में आ रही बात। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा संसाधन खुद मानव है। अगर मानव ना रहता तो दुनिया की कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती। तो जीता जागता संसाधन खुद मानव है। ठीक है, मानव को तीन चीजें अगर दे दो तो वह संसाधन हो जाता है। सबसे पहले वो जीवित होना चाहिए, दूसरा उसके पास तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, तीसरा उसके पास करने की शक्ति होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर आप उसके पास देते हो तो आप वो संसाधन कहला जाएगा, मानव संसाधन है। समझ में बात। आपको 6th क्लास में पढ़ना था, 8th क्लास में पढ़ना था, आपने जितना पढ़ा अब हम लोग 10th क्लास में उस चीज को इनहांस करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसके लिए। इसीलिए 10th क्लास में स्पेशली दिया है आप लोगों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही चीज संबंधित है आप लोग इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में यही सब चीज जोड़ करके पढ़ना था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पॉइंट इसमें डील कर चुका हूं मैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें मैं बताया भी था कि जब आपको ज्योग्राफी वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उस वक्त आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैंने बोला कि जब तक प्राकृतिक
प्रौद्योगिकी और संस्थाएं तीनों परस्पर अंतर संबंध होता, तीनों परस्पर जुड़ करके जब तक कोई चीज पर कार्य ना करे तब तक हमारा संसाधन बनकर के तैयार नहीं हो सकता। तीसरा नंबर पॉइंट हमारा, दूसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं, इसीलिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब चलिए इसको आपके किस पुस्तक में एक पिक्चर दिया होगा, अब उस पिक्चर के मदद से हम समझते हैं कि वो पिक्चर है क्या। आप लोग अपने पुस्तक में जब ही जाइएगा तो आपको पुस्तक में ये पिक्चर ऐसा बना होगा, त्रिभुजाकार होगा, बीच में मानव लिखा होगा, यहां पर आपको लिखा होगा आप लोगों को भौतिक पर्यावरण या सीधा पर्यावरण भी लिखा हो सकता है, भौतिक पर्यावरण, ठीक है। यहां पर हम लोग लिख देते हैं प्रौद्योगिकी, यहां पर आप लोग को लिखा होगा संस्थाएं। सर ऐसा क्यों लिखा है, पिक्चर यहां से ऐसे बने होंगे, यहां से ऐसे बने होंगे, यहां से ऐसे बने होंगे, सर ये क्या डिनोट करता है? अभी जो पॉइंट लिखे ना वही सच लिखा हुआ, और जो भी इसका परिभाषा पढ़े थे वही चीज लिखा हुआ। आपको पता है दुनिया में सबसे संसाधन कौन, तो मानव संसाधन। अगर मानव नहीं होता तो दुनिया की कोई भी वस्तु में संसाधन नहीं होती। और इसी भौतिक पर्यावरण में क्या चीज उपलब्ध है, तो प्राकृतिक वस्तुएं। तो प्राकृतिक वस्तुओं का मतलब मानव इन प्राकृतिक वस्तुओं का क्या करता है, उपयोग करता है, और इस उपयोग को किस तहत करता है, तो प्रौद्योगिकी की मदद से उपयोग करता है। जैसे में कि अगर मैं मान लो, चलो ठीक है पेट्रोल ही हम लेते हैं, पेट्रोल जब आवश्यकता पड़ी हमें, हमने इसका उपयोग किया, और उपयोग करने के लिए हमें जरूरतें क्या चीज की पड़ी, तो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी की। हमको क्या चीज की जरूरत पड़ी, मशीन की जरूरत पड़ी। जब तक प्रौद्योगिकी नहीं होता पेट्रोल बाहर निकल कर नहीं आ सकता था। कभी आ सकता था, नहीं आ सकता था। क्या हम इसका उपयोग करते, नहीं कर पाते। जब उपयोग नहीं कर पाते क्या संसाधन बनता, नहीं बनता। हजारों लाखों सालों से आज तक ले चलता आ रहा था, पेट्रोल था धरती के अंदर, लेकिन कोई उपयोग करता था नहीं, किसी की जरूरत नहीं थी। हमारी जरूरतें पड़ी, हमने उसका उपयोग किया। समझ में आ रही बात? तो मानव प्रौद्योगिकी, और तीसरा जब प्रौद्योगिकी बनी उसके बाद लोग क्या किए, संस्थाएं बना। मतलब एक प्रौद्योगिकी या एक संस्था या इन चीजों का निर्माण करेगा, दूसरा संस्था मिलकर उन चीजों का निर्माण करेगा, तीसरा संस्था मिलकर उन चीजों का निर्माण करेगा, तब जाकर के क्या बना, संस्थाएं बना। ये कोई पहले कोई दूसरे कोई तीसरे नंबर पर नहीं आएगा, ये एक चक्र के अनुसार है। ये तय है कि मानव से यह हमारा भौतिक से यहां, और यहां से यहां, और फिर ये यहां से यहां। जब तक ये यहां से यहां से वह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बन सकती। यही हमारा पिक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? अब इतना तक में से एक सवाल आता है, चलिए हम सवाल को लिखते हैं और पुनः इस बात पे चर्चा करेंगे कि सवाल है क्या और यह क्या पूछना चाहता है। एक सवाल है हमारे पास, मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या आप भी अन्य बहुत व्यक्तियों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? एक सवाल हमारे पास, क्या आप भी अन्य वस्तुओं की तरह या अन्य बहुत सारे व्यक्तियों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो प्राकृतिक उपहार कैसे है हमको समझाइए। कि देखिए कि मतलब जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो बहुत सारे जीव जंतु इस पर आए होंगे, क्या उन सब ने उन चीजों का प्रयोग किया जो चीज मानव कर रहा है? नहीं। अगर प्राकृतिक उपहार होते तो उनके लिए भी उतना ही उपयोगी होता
जितना हमारे लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब यह प्राकृतिक उपहार है। यह तभी प्राकृतिक उपहार हमारे लिए संसाधन बन सकता है जब मानव उसका प्रयोग करे। जब तक मानव उसका उपयोग ना करेगा तब तक वह संसाधन नहीं बन सकता। चलिए इसके पॉइंट में हम कुछ लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे पहला नंबर पॉइंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, बी नंबर पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि जब तक संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। सी नंबर ऑप्शन, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डी नंबर ऑप्शन, वे, या ये लिख सकते हैं आप, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे पास। हमने क्या लिखा, क्या आप भी अन्य बहुत व्यक्तियों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? तो ऐसा नहीं, यह बात गलत है। आप भी सोच कर देखिए, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, क्या हम सबका उपयोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। और जो चीज प्रयोग कर पाते हैं वही तो संसाधन है। तो मानव के द्वारा प्रयोग की गई वो सारी की सारी वस्तु जिनका मानव प्रयोग कर चुका, उपयोग कर चुका, उपभोग कर चुका है, वही तो संसाधन है। तो सीधे के सीधे हम सबको संसाधन थोड़ी ना बोल सकते। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है कि मानव अगर कार्य ना करता तब तक कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बन सकती थी। तीसरा नंबर, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही बात तो बताना चाह रहा था कि मानव खुद स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर मानव ना होता तो कोई वस्तु संसाधन बन ही नहीं सकती थी। एक मानव ही है सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ संसाधन, रिसोर्सेज, जो सारे के सारे अन्य संसाधनों को संसाधन बनाता है। अगर मानव नहीं रहता तो कोई भी वस्तु संसाधन नहीं बन सकती। ये मानव ही है कि उन वस्तुओं का प्रयोग कर करके उसको क्या बनाता है? संसाधन बनाता है, अन्यथा वह संसाधन हो नहीं सकता था। बात आई समझ में? अगला नंबर पॉइंट करा, वे पर्यावरण में, वे का मतलब कौन? मानव। मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। किसकी मदद से? प्रौद्योगिकी की मदद से परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, और तब जाकर के वो क्या बनते हैं? संसाधन। समझ में आई बात? तो आज की क्लास में यहीं पर रखूंगा। आज के लिए इतना है। इन नट से अगर मैं बोलूं तो संसाधन क्या है, आज हम लोगों ने शुरुआत की बीएससी क्लास 10 ज्योग्राफी के फर्स्ट नंबर चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज है, वो कैसे कैसे काम करता है, ये सब चीज हम लोगों ने देखा। फर्स्ट नंबर चैप्टर में हमने क्या देखा? संसाधन के बारे में। संसाधन किसे कहते हैं इसको हमने देखा। संसाधन के क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमने देखा। संसाधन मानव खुद एक कैसे बड़ा संसाधन है उसको हम लोग समझे। समझ में आ रही बात? इन सब चीजों को देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। बाय। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। कल इसी को हम लोग डिफाइन करके देखेंगे कि आखिरकार संसाधनों कितने भागों में बांटा गया है, इसके कौन कौन से रूप हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसको हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी चीज हमारे पास उपलब्ध है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।